सो चैप्टर 9 का ये पार्ट 5th है। चैप्टर बहुत बड़ा है, इसके बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। आई होप अभी आपने 4 पार्ट तक देख लिए होंगे। इस वीडियो के 5th पार्ट में हम किंग्स एंड क्रॉनिकल के चैप्टर के आगे बढ़ेंगे। सो इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप टेलीग्राम पे नोट्स ले सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, लाइव डिस्कशन या डिबेट कर सकते हैं, तो वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन होइएगा। और आई होप आपने वीडियो के जो 4 पार्ट थे वो देखे होंगे, और ये चौथा पार्ट के बाद जो 5वां पार्ट है जब भी आपके लिए यूज़फुल होगा देखने के लिए। अदरवाइज़ आप पहले वो पार्ट देखिए, जाके वॉच आउट करिए, आपको सारी बारीकियाँ समझ में आएगी चैप्टर के अंदर क्या है। अब ऐसा कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम पीरियड से ही हमने देखा था कि जो भगवानों की मूर्तियां बनाई जाती थी ना, उन मूर्तियों के पीछे आपने कुछ ऐसा देखा होगा, मूर्तियों के पीछे आपने कुछ ऐसा देखा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, और इसके पीछे की कहानी क्या कहते हैं आपकी बुक में दिखाने की कोशिश करी गई है। और जो एक कहानी दिखाने की कोशिश करी गई है ना, तो उससे मैं थोड़ा सा आपको रिलेट करूँगा ताकि आपको समझ में आए कि ऐसा क्यों होता है। आपने कभी भी नोटिस करा होगा कि कोई भी अर्ली टाइम पीरियड में कोई भी स्टैचू बनाया जाता था, उस स्टैचू के बैकग्राउंड में ऐसा कुछ सूरज की किरणें दिखाने की कोशिश करी जाती थी। अगर आपने एंशिएंट टाइम पीरियड के अंदर गौतम बुद्धा की इमेजेस देखी हो या मूर्तियां देखी हो, तो उनके फेस के पीछे एक प्रभा मंडल बनाया जाता था। इसका मतलब ये था कि सूरज का प्रकाश डायरेक्टली उनके ऊपर पड़ रहा है और वो एक दिव्य पुरुष में से एक है। ऐसा हमें एंशिएंट टाइम में देखने को मिला। अब इसका इफेक्ट सेम टू सेम हमें क्या कहते हैं हमारे इस चैप्टर में भी देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट को कुछ अलग अनोखे तरीके से दिखाने की कोशिश करी गई है। ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि ये जो मुगल लोग थे, इनकी जड़ें कहीं ना कहीं मंगोलों से डिपेंड हुआ करती थी, और मंगोल की एक रानी हुआ करती थी अलनकुआ। ठीक है, नाम आप थोड़ा सा देख सकते हैं, अलनकुआ इनका नाम है। ये नाम इतिहासकारों ने कहीं से तो ढूंढा होगा। सो दैट इज यहाँ पे लिखा हुआ है नोशन अबाउट द किंगशिप, यानी कि शासन के बारे में विचार। कहने का मतलब ये था कि जो मुगल लोग थे, मुगल वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली क्यों थे, जो मुगल थे वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली क्यों थे, कैसे हुए, उसके पीछे की स्टोरी हमें यहाँ पे रानी अलनकुआ के कहानी से पता चलता है कि सारे के सारे जितने भी राजा हमारी कंट्री में आए, चाहे बाबर हो, हुमायूं हो, अकबर हो, जहांगीर हो, औरंगज़ेब हो, उसके बाद क्या कहते हैं आपका शाहजहां हो, कोई भी हो, ये सारे के सारे इतने ज़्यादा पावरफुल, इतने ज़्यादा मतलब शक्तिशाली कैसे रहे, कैसे इनका साम्राज्य इतने लंबे समय तक चल पाया। ऑल दिस वी वांट टू नो अबाउट द फैक्ट, हमें फैक्ट जानना ज़रूरी है। तो इसमें ऐसा फैक्ट कहा जाता है कि रानी अलनकुआ जो मंगोलों की रानी हुआ करती थी, वो एक टाइम पे प्रेग्नेंट थी। और प्रेग्नेंट ऐसा हुआ था, ऐसा लोगों का मानना है कि जब वो अपने शिविर में, अपने क्या कहते हैं कैंप में सो रही थी, तो क्या हुआ कि सूरज की किरणें जो थी उनके क्या कहते हैं गर्भवती तो थी वो, तो उनके गर्भ पे आके, उनके पेट पे आके सूरज की किरणें डायरेक्टली पड़ी। और जब सूरज की किरणें डायरेक्टली पड़ी तो उनको ऐसा माना जाता है कि उनसे पैदा होने वाला संतान जो होगा वो एक सूरज की किरणों से प्रभाव हुआ है उसका, तो शायद से सूर्य देवता उनसे खुश हुए हैं। और ऐसा लोगों का मानना है कि ये दिव्य ज्योति थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के पास ट्रांसफर होती रही। कहने का मतलब समझ रहे, एक लॉजिक देखिए कि सूरज भगवान ने डायरेक्टली उनको आशीर्वाद दिया, मंगोल रानी अलनकुआ को आशीर्वाद दिया, और इससे क्या हुआ कि जो पेट में गर्भ में पल रहा बच्चा है उसको एक दिव्य शक्ति अपने आप ही मिल गई। यानी कि सूर्यपुत्र कर्ण, आपको पता है कि उसको हरा पाना बहुत मुश्किल था। सेम ऐसे क्योंकि सूर्यपुत्र था भाई वो, तो इसीलिए आप नोटिस करेंगे कि उसको हरा पाना अगर मुश्किल था तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रानी अलनकुआ थी उसमें भी सूरज की किरणें आई थी, मेहर हुई थी उनकी। और कहने का मतलब यहाँ पे ये साबित हुआ कि दैट इज़ वाई मंगोल के जितने भी राजा हुए, चंगेज़ खान हुआ, फिर उसके बाद तैमूर हुए, उसके बाद चिदगाई हुए, पता नहीं कितने सारे लोग होके आके चले गए। फिर मंगोल तो फिर आपको पता है, मुगल लोग तो फिर आपको पता है कि हमारे भारत में 150 साल से ज़्यादा इन लोगों ने राज करा। तो सोचिए ये लोग सारे के सारे लोग इतने ज़्यादा पावरफुल क्यों हैं, क्योंकि इसके पीछे की स्टोरी कुछ ऐसी बताई जाती है। और इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे सोहरावर्दी करके इनका नाम है, आपकी बुक के अंदर लिखा होगा। हालांकि नेम आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बड़ा नेम है, देख सकते हैं ना। ये सेल्जुक एम्पायर से बिलोंग करते थे, तो अभी आप अपनी बुक के अंदर ये देख पाएंगे। ठीक है, तो इनका नाम एग्जैक्टली इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन क्या कहते हैं बताने की कोशिश यहाँ पे करी जा रही है कि ये बंदा था जिसने क्या कहते हैं सबसे पहले इस चीज़ का प्रूफ करा कि हाँ सही मायने में जो मंगोल लोग थे वो शक्तिशाली इसी वजह से हुआ करते थे। तो अकॉर्डिंग टू द आइडिया देयर वाज अ हायरार्की इन विच डिवाइन लाइट वाज transmitted to the king who then become the source of spiritual guidance of his subject। इसी वजह से ये दिव्य प्रकाश
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बढ़ता चला गया, और जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बढ़ता चला गया तो फिर आप देखो बाबर आया, उसमें एक अलग इनक्रेडिबिलिटी थी, उसके बाद हुमायूं आया, उसमें एक अलग सोच थी, फिर तो अकबर द ग्रेट आया तो उसने पता नहीं क्या क्या कर दिया है ना। तो अब देख रहे हो मतलब बाबर आया तो उसने 4 वॉर लड़े, 4 वॉर कंटिन्यू जीतता रहा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में मैं कह सकता हूँ कि सूरज भगवान की उन पे कहीं ना कहीं छत्र छाया रही होगी, या मे भी शायद से जो ये प्रकाश का इफेक्ट बताया जा रहा है इसी वजह से ये लोग इतने ज़्यादा पावरफुल रहे होंगे। तो इनक्रेडिबल स्टोरी है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। हम चाहे तो समझ सकते हैं, चाहे तो मान सकते हैं, लेकिन क्योंकि इतिहास में ये बताने की कोशिश करी जाती है, दैट इज़ वाई हमें थोड़ा सा इसको कहानी की तरह समझ लेना होता है, ठीक है ना। इतना आप समझ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी वजह से आप देखेंगे जितने भी इतिहासकार आए थे उन्होंने पूरी तरीके से जितने भी पेंटिंग बनाई थी ना, उस पेंटिंग के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करें, आपकी बुक के अंदर से सारी पेंटिंग निकाली मैंने, तो अभी देख सकते हैं पीछे ये आभा मंडल बनाने की कोशिश करी जा रही है। चाहे इनके पिता हो, ये जहांगीर है, और उसके बाद इनके अकबर हैं, देन देखो ये बनाने की कोशिश करी जा रही है, ये बनाने की कोशिश करी जा रही है। इमेजेस इसलिए ही बनाई जा रही थी ऐसे कि दिखाया जा सके कि इनके ऊपर सूरज का प्रकाश पड़ता है। यानी कि जो चित्रकार थे, इतिहासकार थे, उन्होंने कथाओं में, अपने चित्रों में ये दिखाने की कोशिश करी थी कि कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, ये पूरी तरीके से इन पे भगवान की, सूरज भगवान की मेहर है, या कहने का मतलब सूरज भगवान इनसे खुश है। तो इनक्रेडिबल स्टोरी है। तो ये पिक्चर्स हमारे दिमाग के अंदर ये एक कहीं ना कहीं एक छाप छोड़ती है। आप एंशंट में उठा लीजिएगा, किसी भगवान की फ़ोटो उठा लीजिएगा, किसी भगवान की तस्वीर उठा लीजिएगा, आपको ऐसा कुछ प्रभा मंडल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। प्रभा मंडल इसे हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ये रहा, हालो बोलते हैं, हालो, ठीक है, हालो बोलते हैं। और हालो अगर आप देखें तो जीसस क्राइस्ट के पीछे भी जीसस मसीहा जो है उनके पीछे, और वर्जिन मैरी जो है इनके पीछे भी हमें देखने को मिला था। जब क्रिश्चियन लोगों ने 17वीं सेंचुरी के अंदर मुगल कलाकारों को देखा कि मुगल कलाकार जो थे उन्होंने अपने सम्राट को, चित्र को ऐसा बनाना शुरू करा जैसा उनको ये दिखा रहे हैं कि भगवान उनके पीछे रोशनी दे रहे हैं, है ना। जैसे जीसस मसीहा, क्रिश्चियन के मसीहा जो है उनमें दिखाया जाता है ऐसा प्रभा मंडल, और ऐसे ही उनकी मदर है उनको दिखाया जाता है। तो इसीलिए इन्होंने क्या करा, इन लोगों ने भी अपनी इमेजेस के अंदर ये दिखाने की कोशिश करी। तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर आप लोग भी अगर अपनी पेंटिंग बनाएं तो अपने बैकग्राउंड में ऐसे हेलो ज़रूर बनवाना, दैट मीन्स प्रभा मंडल ज़रूर बनाना। इसका मतलब बिल्कुल फैक्ट ये हो जाएगा कि आप लोगों के ऊपर भी सूरज भगवान की दिव्य रोशनी जो है पड़ रही है, और इसका मतलब आप जो है एक सुपीरियर योद्धा हैं, या एक ऐसे धरती पे अवतार लेने वाले व्यक्तियों में से हैं जो समाज के अंदर एक बार आया है और अपना नाम इतिहास में दर्ज कर जाएगा, है ना। तो वहाँ से भी आप क्या कहते हैं समझ पाएंगे, देख पाएंगे, और दिस इज़ ऑल अबाउट दिस, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करी जा रही है। अब बात करते हैं सूहे कुल की। सूहे कुल लिखा हुआ, ठीक है, सूहे कुल की पॉलिसी के बारे में समझेंगे हम लोग। देखिए वी ऑल नो दैट जो जब क्या कहते हैं अकबर था, वैसे बाबर का कार्यकाल 4 साल रहा, हुमायूं का कार्यकाल ज़्यादा रहा नहीं, कुछ टाइम तक दिल्ली में, फिर कुछ टाइम पे कांधार में, अफगानिस्तान यानी कि ऑटोमन एम्पायर के आसपास का इलाका वहाँ पे, और उसके बाद फिर दोबारा आया तो शेरशाह सूरी ने हराया, तो कुछ टाइम तक रहा सत्ता पे, ज़्यादा रहा नहीं। लेकिन फिर अकबर आया। अकबर के टाइम पीरियड पे ऐसा कहा जाता था कि अकबर के टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारी रिलीजियस कम्युनिटी और बहुत सारे एथनिक ग्रुप, बहुत सारी जातियाँ अकबर के टाइम पीरियड पे उसके साम्राज्य में रहा करती थी। जैसे हिंदू है, जैन है, जरसिज्म है, मुस्लिम है, इवन थोड़े बहुत बुद्धिस्ट भी हो सकते हैं, तो वो थे। तो हम कह सकते हैं कि मल्टी रिलीजन जो था उस टाइम पीरियड पे, अकबर के टाइम पीरियड पे मल्टी रिलीजन था। तो मल्टी रिलीजन को आपको पता है ना, हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फर्टिनिटी डाला हुआ है, भाईचारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, तो भाईचारा, फर्टिनिटी। हम लोगों ने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, तो वो फर्टिनिटी को दिखाने की कोशिश करता है, भाईचारा को दिखाने की कोशिश करता है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फर्टिनिटी डाला, लेकिन सूहे कुल की नीति क्या कहते हैं बहुत टाइम पहले धम्मा के अंदर अशोका ने अपनाई थी, और ऐसे मुगल के अंदर क्या कहते हैं अकबर ने सूहे कुल की नीति अपनाई थी। सूहे कुल की नीति को क्या कहते हैं पूरी तरीके से अबुल फजल, जो उनकी बातों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, अबुल फजल ने इस आइडिया को बताया सिर्फ एब्सोल्यूट पीस। सूहे कुल का मतलब होता है संपूर्ण रूप से शांति होना, संपूर्ण रूप से शांति होना। मतलब यहाँ पे वो बताने की कोशिश कर जा रहे हैं कि पूरी तरीके से जो कॉन्स्टेस्टोन जो है, वो कहने का मतलब एनलाइटमेंट रूल है। कहने का मतलब आपस में लड़िए मत, पूरी तरीके से पीसफुल शांति बनाए रखिए,
सभी लोगों को जो मुगल काल है उसमें हिंदुओं को जीने का अधिकार है, मुसलमानों को जीने का अधिकार है। इवन क्रिश्चियन और ज़ैरोस्ट्रिज्म लोगों को भी कहा गया था कि आपका धर्म आपसे नहीं छीना जाएगा, ठीक है ना, आप बस बदले में टैक्स देते रहिए और कुछ नहीं। जिसका जीता जाता का एग्जाम्पल अगर आपको याद हो, हमने पहले ही देख लिया था। तो सुहे कुल का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये था कि सुहे कुल ऑल रिलीजन एंड स्कूल ऑफ थॉट हैड बीन फ्रीडम टू एक्सप्रेस बट ऑन द कंडीशन दे डिड नॉट अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेटस और फाइट अमंग देमसेल्फ। उन्होंने कहा सुहे कुल की नीति के तहत आपको अपना धर्म मानना है मानिए, आपको अपना रिलीजन मानना है मानिए, बट आप लड़ेंगे नहीं, आप स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करेंगे, आप अपनी राय रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लगभग कैसा है ये अशोका के टाइम पीरियड जैसे ही तो है। उन्होंने कहा बुजुर्गों का सम्मान करे, ब्राह्मणों का सम्मान करे, गुलाम और नौकरों से प्यार से बोलिए, सभी धर्म के प्रति सहनशील रहिए। सेम अकबर ने यही बातें बोल दी। अकबर ने भी लगभग यही बोला कि भाई आप रिस्पेक्ट करिए, धर्म का रिस्पेक्ट करिए, शांति बनाए रखिए। स्टेट की अथॉरिटी में अगर मुगलों का राज है तो मुगलों के राज को ही मानिए, बाकी अपना धर्म बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि अकबर के टाइम पीरियड के अंदर राजपूत थे, दक्कन के लोग थे, ईरानी, तुरानी, अफगानी, सारे के सारे जो भी क्या कहते हैं अलग अलग मैं कह सकता हूँ जो रूलर एलाइटीज थे और अलग अलग एरिस्टोक्रेसी वर्ग थे, सारे थे मुगलों के टाइम पीरियड के अंदर, अकबर के टाइम पीरियड में। और अकबर नहीं चाहता था कि यहाँ पे भेदभाव क्रिएट हो सके। सो दैट इज उसने कहा कि सभी लोगों को सुहे कुल की नीति अपनानी पड़ेगी, आपस में शांति बनाए रखिए, स्टेट की अथॉरिटी को मानिए, आपस में लड़िए मत, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। इसीलिए आपने देखा होगा ना जोधा से शादी करी थी इन्होंने, इससे ये साबित कर देते हैं अकबर जी कि उन्होंने रिलीजन्स के प्रति उनको कितना ज़्यादा टॉलरेंस देखने को मिलता है। ऐसा ही हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, हमने कहा था कि जब क्या कहते हैं इंडिया के अंदर इस्लाम धर्म आ रहा था, यानी कि मुसलमान लोग आ रहे थे, तो उन्होंने जिम्मी एक वो बनाया था। जिम्मी में उन्होंने क्या कहा था कि जितने भी मुसलमान लोग हैं वो जिम्मा प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग उनको जिम्मा दिया जाएगा, या जिम्मी एक सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें जो लोग मुसलमान हैं, जो क्या कहते हैं इस्लाम धर्म को कबूल करना चाहते हैं, उनको एक तरीके का प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन जो लोग क्या कहते हैं हिंदू धर्म के हैं, जैन के हैं, जूज हैं, ज़ैरोस्ट्रिज्म हैं, जो भी अपने धर्म को मानना चाहता है वो जिम्मी के अंदर नहीं आएगा, उसको बस एक जजिया टैक्स देना पड़ेगा बस। मतलब वही वाली बात, सुहे कुल की नीति, आप अपना धर्म अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं, बस आप अपने धर्म को अपनाने के लिए टैक्स दीजिए। लेकिन जब अकबर पूरी तरीके से प्यार में पड़े कह सकते हैं और जोधा के कॉन्टेक्ट में आए, तो उसके बाद उन्हें समझ में आया कि किसी भी भगवान को मानने के लिए राजा को उससे टैक्स नहीं लेना चाहिए। मतलब एक तरफ अपने मुसलमान लोगों को कह रहे हैं कि आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है ना, और एक तरफ हिंदुओं को कह रहे हैं, ज़ैरोस्ट्रिज्म को कह रहे हैं, क्रिश्चियन को कह रहे हैं कि आपको टैक्स देने की जरूरत है, जजिया टैक्स देने की जरूरत, जो गलत है। इसलिए क्या हुआ था, इसलिए अकबर के टाइम पीरियड के अंदर अगर आप देखें तो जजिया टैक्स लगभग क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं पूरी तरीके से तीर्थकार क्या कहते हैं टैक्स बोलते हैं, वो 1664 के टाइम पीरियड के अंदर समाप्त कर दिया गया था। इससे ये समझ में आया कि उन्होंने रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करा, है ना। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वर सेंट टू द ऑफिसर टू द एम्पायर फॉलो द प्रोस्पेक्टिव ऑफ द सुलेह कुल इन द एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने कहा कि सुलेह कुल का जो है सुलेह कॉल बोलते हैं इसे, तो इसको क्या कहते हैं अपनाने के लिए सभी लोगों को ये बोलना पड़ेगा कि टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है ना। तो अकबर ने लगाया था, आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है कि किसने क्या, मतलब अकबर ने हटाया था, कमेंट करके आपको बताना है कि किसने दोबारा से इम्पोज कर दिया, ठीक है, किसने दोबारा से। अकबर के टाइम पीरियड पे और रूलर आए, बहुत सारे आए, जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, फिर औरंगजेब, तो उसमें से किसने दोबारा इम्पोज कर दिया टैक्स के ऊपर। मतलब सोचिए, ये ऐसा बंदा था, ऐसे सुहे कुल की नीति अपनाता था कि इस बंदे ने पूरी तरीके से टैक्स ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग तीर्थकार जो पिलग्रिम्स टैक्स होता है वो नहीं लेंगे, जजिया टैक्स अब हम लोग नहीं लेंगे। तो इसके लिए हमने ये भी देखा था कि अकबर के टाइम पीरियड से ही नहीं, बल्कि अकबर के बाद भी जो राजा आए थे उन्होंने ऑल मुगल्स लोग जो एम्पायर थे उन्होंने पूरी तरीके से ग्रांट भी दिया था, पैसा भी दिया था अपने पूरे के पूरे साम्राज्य में खुशी लाने के लिए। मतलब दूसरे धर्मों को सपोर्ट भी करा था, ऐसा देखा गया था। तो मतलब सुहे कुल की नीति इतनी ज़्यादा पावरफुल थी जिसके बारे में अपने पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ लिया था। आपने देखा था किस तरीके से यहाँ से अकबर ने बताया था कि कोई पादरी अपना चर्च बनाना चाहता था तो उसको अनुमति दी गई थी। औरंगजेब एक योगी से मिले थे, गुरु आनंद करके उनका नाम था, उसके लिए इन्होंने औरंगजेब ने पैसे भी दिए थे इनको योगी को, और कहा था कि ये आप रकम रखिए और आपको क्या कहते हैं अपना मंदिर बनाना है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से भी उनके रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में दिखाए थे। इवन जहांगीर ने भी कुछ ऐसी चीज़ें करी थी बट बुक में मेंशन नहीं है। तो जितना मुझे एक्स्ट्रा मिल सकता था, जो मैं आपकी बुक से रिलेट कर सकता था, उसे मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं समझ में आया कि सुहे कुल की नीति काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। अब बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। मतलब मुगलों के टाइम पीरियड के अंदर
राजा के बीच में और उसके बाद राजा के साथ उसकी जनता के बीच में, उसकी जनता के बीच में उसकी जनता यानी कि उसके पीपल के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था। अब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट 4 पिलर पे बेस्ड हुआ करता था। 4 पिलर मतलब राजा जो होता था ना, राजा, वो अबुल फजल ने बताया था कि जितने भी राजा आए थे अकबर के टाइम पीरियड में, वो हमेशा अपनी जनता की 4 चीज़ों पे ज़रूर फोकस करते थे। मतलब क्या? उनकी लाइफ पे, उनकी प्रॉपर्टी पे, उनके सम्मान पे, उनके भरोसे पे। दीन ईमान होता है ना, हम बोलते हैं कुछ दीन ईमान है या नहीं है, तो दीन ईमान यही है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा आई होप। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। तो पहला है लाइफ, दूसरा है प्रॉपर्टी, तीसरा है ऑनर और चौथा है फेथ। यानी कि अकबर के टाइम पीरियड से अकबर ने सभी लोगों को बोला था कि हमें अपनी जनता से एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट रखना है। अगर हम अपनी जनता से टैक्स ले रहे हैं, आपका राजा, आपके पीएम, आपके सीएम अगर आपसे टैक्स ले रहे हैं, तो वो आपको बदले में कुछ ना कुछ दे तो रहे हैं ना। तो दिस इज कॉल्ड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में रूसो ने फ्रांस में बहुत कुछ बोला है, कार्ल मार्क्स ने बहुत कुछ बोला है, और उसके बाद क्या कहते हैं, जीक जैन रूसो है, उन्होंने भी बहुत कुछ बोला है, मॉन्टेस्क्यू है, उन्होंने भी बहुत कुछ बोला है। लेकिन यहाँ पे अकबर ने इस चीज़ को समझा। अकबर ने कहा कि हमें जनता से अगर टैक्स लेना है तो हमें जनता की ज़िंदगी के बारे में, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में, उनके सम्मान के बारे में, उनके विश्वास के बारे में हमें समझना होगा। अगर हम ये चीज़ समझ पाएंगे तो हम उनके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि ओनली जस्ट सोवरेन वर द थॉट टू बी एबल टू बी ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट विद द पावर एंड डिवाइन गाइडेंस। कहने का मतलब यहाँ पे यही था कि सोवरेनिटी पूरी तरीके से राजा के हाथ में रहेगी। वो उनके सम्मान की बात करेगा, और सम्मान की बात करेगा अगर तो पूरी तरीके से राजा जो है ये देखेगा कि हाँ सभी लोग बराबर हैं या नहीं हैं। बस राजा उनसे टैक्स तो लेगा, ये सारी बातें मानेगा तो, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि वो उनसे टैक्स ले लेकिन इन चीज़ों पे फोकस करे। उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि क्या कहते हैं, राजा सोहे कुल की नीति अपनाता था, जिसमें वो ये कहने की कोशिश करता था कि सभी लोग समाज के अंदर न्याय के हकदार होते हैं। मतलब उन्होंने यही कहा, अ नंबर ऑफ सिंबल वाज क्रिएटेड विजुअल रिप्रेजेंटेशन द आइडिया ऑफ जस्टिस। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्रिएट करी गई समाज के अंदर जिसमें मुगलों को अच्छा दिखाने की कोशिश करी गई। इसमें कैसे ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है, कैसे ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है चित्र के अंदर कि जो आपके जहांगीर हैं वो एक क्या कहते हैं, जहांगीर जो है वो एक दरिद्रता को, एक गरीबी को निशाना मार रहे हैं, ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ऐसे स्वर्ग से एक लड़की है जो क्या कहते हैं चेन उसने रख रखी है। मतलब समाज के अंदर अगर किसी को इंसाफ या न्याय नहीं मिल रहा है तो जहांगीर ने अपने टाइम पीरियड के अंदर एक चेन बनाई थी, जिससे कोई भी आके बजाएगा तो इससे ये समझ में आएगा कि हाँ भाई क्या कहते हैं उसको एक न्याय की ज़रूरत है। तो ऐसा सिस्टम बनाया गया। इवन पेंटिंग्स के अंदर ये दिखाने की कोशिश करी गई कि सभी ऑल द सोर्स और पीस एंड द स्टेबिलिटी in the empire stood able to religious and ethnic group meditate among them and ensure the justice and the peace provided। और इसमें यहाँ पे इवन ये दिखाने की कोशिश करेगी इस पिक्चर के अंदर कि कैसे आप देख सकते हो यहाँ पे शेर और बकरी दोनों ही एक साथ रह रहे हैं साथ में। इवन ये दिखाने की कोशिश करी गई थी कैसे औरंगजेब में सभी एथनिक ग्रुप के लोग बिल्कुल प्यार से, सम्मान से रह रहे हैं। इसमें भी यही दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि वो जस्टिस दे रहे हैं। हालांकि ये चीज़ एग्जाम में आने के चांस होते हैं और ये इमेजेस आने के चांस नहीं है। ये इमेज आने के पूरे चांसेस पर क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर आपसे। पेपर के अंदर जो MCQ हमने हिस्ट्री का करवाया था, मैंने उसमें आपको बताने की कोशिश करी थी, है ना। तो इसमें इस इमेज में क्या दिखाने की कोशिश करी है, जैसे शेर और बकरी, यहाँ पे भी देख सकते हैं शेर और बकरी एक साथ समाज के अंदर बहुत अच्छी तरीके से रह रही है और यहाँ पे सभी लोगों को इक्वल जस्टिस मिल रहा है। इसमें ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है। ओके, ठीक है। अब हम कैपिटल की बात करेंगे। मुगलों के टाइम पीरियड में बहुत सारे राजा है, लेकिन फिर भी कैपिटल जो थी 16 to 17 सेंचुरी के अंदर मुगलों ने अपनी राजधानी को बदला। यानी कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर, हुमायूं के टाइम पीरियड के अंदर कैपिटल कुछ और थी, अकबर के टाइम पे कुछ और हो गई, जहांगीर, शाहजहां के टाइम पे कुछ और हो गई, फिर औरंगजेब के टाइम पीरियड पे कुछ और हो गई। तो हमें यही समझना है कि कैपिटल, क्योंकि कैपिटल के अंदर तो राजा रहेगा ना। आज की डेट में हमारा PM, CM और साथ में हमारे राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं, कैपिटल में रहते हैं, इंडिया की कैपिटल में रहते हैं। तो ऐसे मुगल एम्पायर जहाँ तक था उनकी कैपिटल जो थी वो सबसे पावरफुल और सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल्स में से एक आएंगी, तो इसीलिए वो भी एक इंपॉर्टेंट है। तो जब बाबर जीते थे लोधी से तो हमें पता था कि वो तो भाई कहाँ रहते थे, आगरा के अंदर रहते थे। बैटल ऑफ पानीपत उन्होंने लड़ा था हरियाणा के अंदर, फिर आगरा शिफ्ट हो गए और वहीं से क्या कहते हैं उन्होंने आगरा में काफ़ी लंबे समय तक रहा, हुमायूं भी रहा। लेकिन उसके बाद जो आगरा के अंदर ताजमहल बनाया गया था वो आपके अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ये वाला, अगर आप आगरा का ताजमहल कह लो, सॉरी मैं आगरा का लाल किला जो है, एक तो लाल किला दिल्ली के अंदर है और एक लाल किला आपका आगरा के अंदर है। जो आगरा में लाल किला है वो क्या कहते हैं आपके अकबर के द्वारा बनाया गया। लेकिन एक दिल्ली में लाल किला है, एक दिल्ली में भी लाल किला है
वो आपने बताना है कि दिल्ली का लाल किला जो है वो कहाँ पे मतलब किसके द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। कंप्लीट किसी और के द्वारा हुआ और इसकी शुरुआत किसी और के द्वारा हुई थी, तो उसे फाइंड आउट करिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पे जब बाबर था, हुमायूं था, तो उसने अपना कोट वोट दरबार वरबार सब आगरा में रखा। उसके बाद अकबर आया, अकबर के टाइम पीरियड के अंदर भी आगरा के लाल किले को बनवाया गया, लेकिन आगरा को देखा गया कि लगभग 1560 के टाइम पीरियड तक आगरा के अंदर था। उसके बाद फतेहपुर सीकरी ट्रांसफर हुआ ये, क्योंकि अकबर जो था ना वो सूफिज्म को बहुत पसंद करने लग गया था, दैट इज उसने फतेहपुर सीकरी ट्रांसफर करा। उसके बाद लाहौर के अंदर भी 1585 के टाइम पीरियड में लाहौर पे गया। फिर शाहजहानाबाद, शाहजहां के टाइम पीरियड के अंदर 1648 के अंदर जाके शाहजहानाबाद यानी कि दिल्ली में इसको ट्रांसफ़र करा गया। तो ऐसे ऐसे कैपिटल बदली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर और साथ में शाहजहानाबाद, 4 कैपिटल रही, एंड तक फिर शाहजहानाबाद ही रही थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर फतेहपुर सीकरी की बात करें तो उस टाइम पीरियड पे अकबर ने क्या करा था, अकबर पूरी तरीके से सूफिज्म को बहुत अच्छा समझता था। अबुल फजल ने बताया था पूरी तरीके से सूफिज्म के बारे में बहुत कुछ, तो उसने क्या करवाया था, उसने अपने ही जब उसने फतेहपुर सीकरी के अंदर अपना कैपिटल ट्रांसफर करवाया था, तो अपने ही फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती, याद रखिएगा शेख सलीम चिश्ती, ये व्हाइट मार्बल से उनका आप ये देख सकते हैं पूरा का पूरा खानका बनवाया हुआ है। और आज की डेट में अगर आप फतेहपुर सीकरी जाएंगे तो आपको शेख सलीम चिश्ती की आपको खानका देखने को मिलेगी, दरगाह देखने को मिलेगी। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा हुआ था कि किस तरीके से जो अकबर था वो किस तरीके से आपका क्या कहते हैं जो सूफिज्म था उसके लिए कितना था, क्योंकि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के पास तो अजमेर के पास तो वो इतनी बार गया था जब भी वॉर होता था या कुछ भी होता था। फिल्मों के अंदर कौन फाया कौन आपने गाना सुना होगा, या आपने क्या कहते हैं जोधा अकबर की मूवी के अंदर सुना होगा, बहुत कुछ, या निज़ामुद्दीन औलिया, ऐसे बहुत गाने बनाए गए। इससे समझ में आता है कि इस तरीके से अकबर जो था उसने अगर फतेहपुर सीकरी अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र करी होगी तो कहीं ना कहीं कैपिटल ट्रांसफ़र करने का मेन मकसद उनका यही रहा होगा कि वो सूफिज्म की तरफ ज़्यादा इंटरेक्ट हो रहे थे। फतेहपुर सीकरी के अंदर इवन उन लोगों ने क्या कहते हैं बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। ये बुलंद दरवाज़ा आई गॉट अ चांस वंस जहाँ पे मुझे जाने का मौका मिला। हालांकि फतेहपुर सीकरी गुजरात के अंदर एक वॉर हुआ था, ठीक है, गुजरात के अंदर अकबर का वॉर हुआ था, उसकी जीत का प्रतीक था। जब वो गुजरात के अंदर वॉर को जीते थे तो उसके बाद ये बुलंद दरवाज़ा उन्होंने बनवाया था। इस बुलंद दरवाजे को आप देख सकते हो धनुष के शेप में कुछ है, हालांकि ये आर्क्यूट शेप में है जो इस्लामिक कल्चर को दिखाने की कोशिश करता है। या आप ये देख सकते हैं सब ये इस्लामिक कल्चर को दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। ये तो जब आप यूपीएससी के अंदर फाइन आर्ट पढ़ेंगे तो उसमें आप इसमें स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। ये रेड स्टोन इस्तेमाल हुआ तो मुगलों के टाइम पीरियड पे हुआ था, व्हाइट स्टोन इस्तेमाल हुआ था तो किसके टाइम पीरियड पे हुआ था, ऐसे आर्किटेक्चर बन रहे हैं तो ये मुगलों के टाइम पीरियड में, मुगलों की कॉपी किस राजा ने करी थी, राजपूतों ने, इसमें कौन सी मिक्स शैली का इस्तेमाल हुआ है, वो सारा कुछ हम फाइन आर्ट वाले सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। अब लाहौर के अंदर 1885 के अंदर गए ये, तो लाहौर के अंदर इनकी ट्रांसफ़र हुई और उसके बाद वहाँ पे बादशाह नामा यानी कि शाहजहां ने लाहौर से फिर शासन करना स्टार्ट करा। और लाहौर ही एक ऐसी प्लेस थी जहाँ से सबसे पहले क्या कहते हैं शाहजहां ने एक फिक्शल सिस्टम होता है, फिक्शल सिस्टम मतलब उन्होंने क्या कहते हैं अपने मतलब राजकोष को बढ़ाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पैसों का एक व्यवस्था सबसे पहले शाहजहां ने लाहौर से स्टार्ट करी ताकि रेवेन्यू बढ़ सके। तो एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि लाहौर की राजधानी, लाहौर जब राजधानी शिफ्ट हुई थी और अकबर काफ़ी लंबे समय तक वहीं रहे, फिर यहाँ पे बादशाह आ गए यानी कि शाहजहां आ गए और शाहजहां ने फिर वहीं से क्या कहते हैं लाहौर से फिक्शल पॉलिसी का सिस्टम लेके आया। देन फाइनली वो शाहजहानाबाद आए यानी कि अपनी बेटी नूरजहां से उन्होंने कहा कि अब हम दिल्ली की तरफ चलेंगे और दिल्ली में थैंकफुल उन्होंने दिल्ली के अंदर कैपिटल शिफ्ट करी। तो ये हमारा चांदनी चौक है, ये पुराना चांदनी चौक है, ये पुराना हमारा जामा मस्जिद है। अगर आप गए हो जामा मस्जिद तो पुराना जामा मस्जिद है, ये पुराना चांदनी चौक है। रेड फोर्ट लाल किला फिर वहाँ बना और फिर वहीं पे वो रहे काफ़ी लंबे समय तक। और पुरानी दिल्ली का मैप इनकी बेटी शाहजहानाबाद और नूर जहाँ आरा जो है जहाँ आरा, उन्होंने पूरी दिल्ली का मैप तैयार करा था। सोचिए कितना इनक्रेडिबल हो सकता है इन बंदों के लिए कि उन्होंने इतने बड़े बड़े काम कर दिए। और फिर उसके बाद शाहजहानाबाद में नई रूरल एलाइटीज़ आई, शाहजहाँ का अपना घर था वहाँ पे, फिर उनके जो मेन मिनिस्टर्स थे उनका अलग घर था। और फिर ऐसे धीरे धीरे करते 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 पूरा शाहजहानाबाद और नई दिल्ली मतलब पूरी दिल्ली बसी। उसके बाद जो उसको आज की डेट में पुरानी दिल्ली कहा जाता है और हम लोग नई दिल्ली के अंदर रहते हैं। यानी कि मेन दिल्ली जो थी वो आगरा के लाल किले के आसपास चांदनी चौक, कुतुब मीनार कह रहा चांदनी चौक, जामा मस्जिद, ये पूरा का पूरा आसपास का एक नया शहर, नया डेवलपमेंट, फिर ये चीज़ें बननी चालू हो गई धीरे धीरे। और फिर हमने काफ़ी कुछ समझ लिया।
वीडियो के अगले पार्ट में भी देखने की कोशिश करेंगे कि और इनक्रेडिबल चीज़ें क्या क्या इस चैप्टर से निकल के आती है। ठीक है, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। जो हमने क्वेश्चंस पूछे हैं उसका आंसर करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। सब्सक्राइब नहीं करा है सो यू नीड टू सब्सक्राइब द चैनल। दिस इज इट इन दिस वीडियो।